सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब। राजनेताओं का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है राजनीति के दिग्गजों को। आज की पीआईटी हैं अंजना कश्यप, सईद अंसारी, पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके सामने है कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी, 2014 का जनादेश देश देगा, लेकिन ये कैसी लड़ाई है? कांग्रेस बिना सेनापति के है। किसने कह दिया आपको? कौन है सेनापति? श्रीमती सोनिया गांधी। नायक कौन है? नायिका नायक नहीं हो सकती। 2014 में खलनायक कौन है? पॉलिटिक्स में नायक तो होता है, खलनायक कौन है ये तो मैं नहीं बता सकता। इतना बता सकता हूं कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, कोई पर्सनैलिटी की लड़ाई नहीं है। नहीं, आप राहुल गांधी को बचा रहे हैं। आप राहुल गांधी को बचा रहे हैं। बार बार आप उतरते हैं मैदान में राहुल गांधी को बचाने के लिए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने राजीव गांधी का चेहरा सामने किया था, और वो भी दिन याद है जब सोनिया गांधी ने ऐसे मनमोहन सिंह की तस्वीर सामने की थी, प्रधानमंत्री का चेहरा आपने सामने किया था। इस बार आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मोदी की लहर में कहीं ऐसा ना हो कि राहुल के चांसेस खत्म हो जाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। दिग्विजय जी, विचारधारा बीजेपी की या संघ की, किसके खिलाफ? हमारी विचारधारा संघ के खिलाफ है, और संघ और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन संघ तो है ही नहीं। आपके कहने से क्या होता है? संघ कहता है कि हम एक सांस्कृतिक संस्था अगर सांस्कृतिक संस्था है तो अगर राहुल गांधी जी ने कह दिया कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ रहा है, तो बीजेपी इतनी चिंतित क्यों है? क्योंकि वो दस्तावेजों को निकाल रही है, बता रही है कि देखिए। पहली बात तो यह है कि आरएसएस अनरजिस्टर्ड संस्था है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल तो है नहीं। तो आरएसएस करे ना आपत्ति, आरएसएस आपत्ति करे, बीजेपी क्यों कर रही है? आप एक बात बताइए, नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जी, जो हिंदू महासभा के थे जी। गोडसे हिंदू महासभा से आए थे। वो नेशनल गवर्नमेंट थी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गोडसे भी हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था। आप भूल जाते हैं, गोपाल गोडसे जी ने कहा है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस के पहले कार्यकर्ता रहे हैं। स्वयं गोपाल गोडसे ने कहा है। 1923 में हेडगेवार कांग्रेस के साथ खड़े थे। वो अपने बायोग्राफी में उसका जिक्र आता है कि 1925 में उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय हिंदुत्व के तहत एक अपनी बात रखी और आरएसएस बना लिया। तो क्या माना जाए कि संघ परिवार की नींव कांग्रेस से पड़ी? ऐसा नहीं है। हेडगेवार का पता लगाएं आप, जंगल आंदोलन में उस समय उन्होंने भाग लिया था। लेकिन एक बात समझ लीजिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदू और मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया। और यदि आप देखेंगे 1857 से लेकर आज 1947 तक जमात इस्लामी बनी, हिंदू महासभा बनी, मुस्लिम लीग बनी और संघ का उदय भी हुआ। ये सारा का सारा डिवाइड एंड रूल का जो उनका एक प्लान था अंग्रेज़ों का, उसमें भी सफल हुए। सैदनगर गांव, उत्तर प्रदेश, रामपुर डिस्ट्रिक्ट। आपने एक रैली में वहां पर कहा कि बीजेपी और लाल कृष्ण आडवाणी जिम्मेदार हैं इस देश में आतंकवाद के बढ़ने के पीछे। आपने कहा कि वो जानबूझकर सांप्रदायिक मतभेद फैलाते हैं और खास तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक के बाद एक ऐसे आपके कदम है जो ये बताते हैं कि आपने दूसरी तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा दिया। वो यूं कि मोहन चंद शर्मा हो, आप ही के सरकार की तरफ से पी चिदंबरम कहते हैं कि मैंने तमाम अधिकारियों से बात कर ली है, बिल्कुल जेन्युइन एनकाउंटर था, लेकिन आप कहते रहे कि नहीं जुडिशियल प्रोब चाहिए। हेमंत करकरे से आपने कहा कि मेरी फोन पर कुछ दिनों पहले बात हुई थी, लेकिन
उस बारे में भी उसी वक्त आर पाटिल साहब ने, गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के, नकार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं है दिग्विजय सिंह साहब, उसके बाद भी एक के बाद एक ओसामा के बेरियल पर आपने जो बयान दिया था और कहा क्या कहा था? आपने ये कहा था, मेरे पास एग्जैक्ट शब्द है, आपने कहा था कि आपने क्रिटिसाइज किया था कि द बरियल ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन शुड नॉट हैव बीन डन इन दैट वे। ये कहा था। आप भूल रही हैं। असल में क्या है, अगर आप मुझे कहने का अवसर दें। एक और जोड़ दूं? हाँ, जोड़ फिर दीजिए। चारों पे आप बोलिए। जोड़ दीजिए। आपने संजय दत्त पर, जिसको इस देश की अदालत ने कसूरवार माना, आपके शब्द सुनिए। मिस्टर सिंह ने कहा, संजय दत्त इज नॉट अ क्रिमिनल, he is not a terrorist. संजय दत्त is at a young age, मतलब कम उम्र में उन्होंने सही वातावरण नहीं होने की वजह से उन्होंने शायद इस तरह का कुछ कर दिया। Thought that perhaps the way Sunil Dutt had been raising his voice against communalism and favored the minorities, then perhaps he could be attacked. ये एक के बाद एक आपने कैसे लोगों का साथ दिया? नंबर एक, 1984 में भारतीय जनता पार्टी केवल 2 संसद सदस्य चुनकर आए और उसके बाद से जो गांधीयन सोशलिज्म का एक चोला ओढ़ा हुआ था भाजपा ने, उसमें उन्होंने राम मंदिर के मसले को हाथ में लिया। और यदि आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ अडवाणी जी का रथ गया वहाँ वहाँ दंगे हुए, फसाद हुए, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में जो एक कम्युनलिज्म का एक वातावरण, नफरत का वातावरण देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में पैदा हुआ। और यदि आप देखेंगे कि भारत में उस समय तक कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं होती थी, पंजाब में होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर क्षेत्र में कहीं कोई इस प्रकार की बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी। इसलिए मैंने कहा था कि अडवाणी जी की रथ यात्रा ने पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ा, सांप्रदायिक कटुता को बढ़ाया। एक, इसके बाद आपने दूसरी बात मेरे बारे में कही है कि मैंने बटला हाउस के मामले में ये बात कही, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग मैंने की थी और आज भी मैं उसका बात पे कायम हूँ कि मैंने ये कहा था जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। और इसलिए कहा था क्योंकि हर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, हर इनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और एक हम लोगों ने मांग की थी कि एक वातावरण निर्मित हो गया था वहाँ पर कि शायद फॉल्स इनकाउंटर हुआ है, इसलिए हमने कहा कि इसको जुडिशियल इंक्वायरी में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आपने कही थी संजय दत्त की, तीसरी बात कौन सी थी? ओसामा के बारे में मैंने ये कहा था। सबसे पहली बात तो यह है कि बनारस के पत्रकार वार्ता में मैंने कहा था कि मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिका ने एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि ओसामा जी वहाँ से 150 मीटर के पास पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में के पास रह रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी को मालूम नहीं पड़ा। ये व्यंग को आपके मीडिया ने ओसामा जी कर दिया। जहाँ तक ओसामा बिन लादेन के उसको जिस प्रकार से उसका वो अंतिम संस्कार किया गया, मैंने ये कहा था कि वर्स्ट ऑफ क्रिमिनल्स डिजर्व अ डिसेंट बरियल। ये मैंने कहा था, उस पर मैं आज भी कायम हूं। नजर आपकी कहाँ थी? मेरी नजर थी एक व्यवस्था के ऊपर। आपने कसाब को फांसी दी, लेकिन उसका बरियल हुआ, उसके फेथ के आधार पर उसका बरियल हुआ, इस पर मेरी आपत्ति थी। चौथी बात आपने कही है संजय दत्त की। संजय दत्त एक आर्टिस्ट है, एक एक्टर है। उसका इतना ही दोष था कि उस माहौल में जबकि दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, उसने एक AK-47 अपने पास रखी। उसको सज़ा भी हुई और सज़ा होने के बाद उसको अपील में गया, बेल भी हुई। अब उसकी सज़ा कन्फर्म हो गई है। तो इसलिए मैंने उससे कहा, मैंने एक बात कही थी कि इस पर एक लीनियंट व्यू लेना चाहिए था कि वो एक कोई हार्डन्ड क्रिमिनल नहीं है। नहीं दिग्विजय सिंह जी, मुश्किल ये हो रही है कि आपने जिस राजनीति और जिस विचारधारा का ककहरा हमें बताया, वो ककहरा पी चिदम्बरम क्यों नहीं जानते हैं?
आप लोग अलग अलग क्यों हैं? ऐसा नहीं है। कांग्रेस नक्सल का मुद्दा हो, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी आपने आर्टिकल लिखा, वह भी पी चिदम्बरम के खिलाफ था। सिमी को लेकर बात आई, आपका नजरिया, चिदम्बरम साहब का नजरिया? सिमी को तो मैंने बैन किया था, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था मैं। हम नजरिए मैं सुनिए प्रसून जी, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी सदैव कट्टरपंथी हिंदू और कट्टरपंथी मुसलमान विचारधारा के खिलाफ रही है, आज़ादी के पहले से रही है, आज भी है। और मैं पहला मुख्यमंत्री था इस देश में जिसने बजरंग दल और सिमी पर दोनों पर बैन लगाने की मांग की थी। तत्कालीन एनडीए सरकार ने बजरंग दल की बात नहीं मानी, सिमी पर बैन लगाने की बात मान ली। सिमी वही संगठन है जिसने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, इसलिए मैंने उस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की। जब मैं मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश में सिमी संगठन को मैंने बढ़ने नहीं दिया। इसी के साथ साथ आपने जो बात कही नक्सलाइट की, मेरी उस समय इस बात से चिंता थी, ये चर्चा चल रही थी अखबारों में, ग्रीन हंट के बारे में बातचीत चल रही थी कि वहाँ पर आर्मी का उपयोग किया जाए, एयरफोर्स का उपयोग किया जाए नक्सलाइट एरियाज़ में। उन एरियाज़ को मैंने देखा है, मैं चीफ मिनिस्टर था वहाँ पे 7 साल तक छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। वहाँ आर्मी और एयरफोर्स को वहाँ आप उपयोग ही नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस बात को अपने लेख में इस बात को कहा था कि ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। और उसका स्ट्रैटेजी आप लोग असल में केवल वो पैराग्राफ ले लेते हैं, लेकिन जो मैंने सुझाव दिए तो उसके बारे में चर्चा नहीं करते। खाली यही समझना चाहते हैं, एक सरकार चल रही है, उसका कैबिनेट मिनिस्टर जो कह रहा है उससे हटकर आप एक लाइन रखते हैं। इसी सवाल में जोड़ते हुए प्रसून जी, आप भूल जाते हैं कि हमारा, आप जरा चुनाव घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर देख लीजिए। हमने नक्सलाइट्स के सॉल्यूशन के लिए जो पॉलिसी बनाई थी, उसी पॉलिसी के अंतर्गत मैंने अपना बयान दिया। बिल्कुल सही या तो आप इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को आपकी सरकार एक तरफ ब्रेवरी अवार्ड दे, बहादुरी सम्मान दे, और आप कहें जुडिशियल प्रोब, और आप कहें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, ये बात कैसे हजम होगी? जुडिशियल प्रोब की मांग मैंने इसलिए की थी क्योंकि हर इनकाउंटर में मजिस्ट्रियल प्रोब होना चाहिए। लेकिन बहादुरी का सम्मान सही है या गलत है? फिर ये तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मांग को रिजेक्ट कर दिया। दिग्विजय जी, चुनाव बहुत नज़दीक हैं, कांग्रेस की हालत ख़राब है, यूपी और बिहार के आप प्रभारी रह चुके हैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 राज्यों का बता दीजिए, ऐसी कौन सी संजीवनी है जो कांग्रेस को जीवनदान दे रही है? भाईजान, आपने 2004 में भी बताया था कि बहुत ख़राब हालत है कांग्रेस की, 2009 में भी आपने बताया था बहुत ख़राब हालत है। हमने यूपी बिहार की बात यहाँ पर मैं तो कहता हूँ आप यूपी बिहार भी उसी में शामिल है, भारत से बाहर तो है नहीं। क्या हालत हुई थी वो भी आप और हम जानते हैं सर। एक बात सुन लीजिए, 2004 में भी और 2009 में भी आप लोगों ने राइट ऑफ हमको कर दिया था, और उस समय इंडिया शाइनिंग था। उसके बाद फिर आपने कह दिया था कि फिर सरकार, अडवाणी जी बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, उनकी सरकार बनेगी, लेकिन उसमें भी आप गलत पाए गए। अब जहाँ तक उत्तर प्रदेश और बिहार का सवाल है, उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने हम लोगों को 7-8 सीट से ज़्यादा नहीं दी थी। 2009 में हमें 21 सीटें आई, एक बाई इलेक्शन हम लोग जीते। आप संतुष्ट हैं 21 से? देखिए, संतोष की बात ऐसी है कि हर व्यक्ति कभी भी संतोष नहीं हो सकता, हमको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। जहाँ तक बिहार का सवाल है, हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे थे, और जो बिहार की जो उस प्रकार की राजनीति है उसमें हम लोग गठबंधन अगर करते तो हमारे नतीजे अच्छे आते। इस बार गठबंधन का प्रयास किया, लेकिन एलजेपी की सीटें हम लोग बराबर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से लालू जी और कांग्रेस पार्टी का, आरजेडी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं एलजेपी के साथ हो पाया। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि रामविलास पासवान जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निरंतर भाषण देते रहे, बात करते रहे, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात करते रहे, अचानक वो पलटकर वो भाजपा में शामिल हो गए। इसका एहसास आपको पहले नहीं था जब आप कोशिश कर रहे थे गठबंधन की? हमें तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि रामविलास पासवान जी इस प्रकार से करवट बदले। दिग्विजय जी, आपको लगता है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काम नहीं करने देती? किसने कह दिया? आपका ट्वीट एक बार फिर, क्योंकि आप तो ट्विटर के बादशाह हैं, आपने कहा था कि 2 पावर सेंटर होना सही नहीं है। मैंने ट्विटर पे नहीं कहा था, अपने बयान में कहा था। मैंने एक न्यूज़ चैनल को कहा था
क्या आपने जब ये कहा कि 2 पावर सेंटर्स नहीं होने चाहिए, प्रधानमंत्री को अथॉरिटी होनी चाहिए काम करने के लिए, ये नहीं क्या कहा, आपने फिर आप गलत, फिर देखिए आपके शब्द हैं सर, आपके शब्द हैं, whoever is the PM must have the authority to function। आप इस बात को समझ लीजिए कि ये आपने कहाँ से लिया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप यदि मेरा देखेंगे बयान, मैंने ये कहा था कि 2 पावर सेंटर कहीं नहीं चलते, पावर सेंटर एक ही होता है। और वो पावर सेंटर, जहाँ तक संगठन का सवाल है, सोनिया गांधी रही हैं, सरकार का सवाल रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहा कि सारी अथॉरिटी, मीडिया ने जिस प्रकार से प्रचारित किया कि सारी अथॉरिटी सोनिया गांधी के पास है, जबकि सोनिया गांधी जी कभी भी सरकारी कामों में केवल नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से जो पॉलिसी मैटर्स थे उसमें वे अपना राय मशवरा देते रही और कानून बनाने के लिए प्रयास करते रहे। दिग्विजय जी, लेकिन पीएमओ में कौन रहे, सेक्रेटरी कौन रहे, बाकी अपॉइंटमेंट्स कौन से हो, ये सब काम तो प्रधानमंत्री करते रहे। लेकिन ये इंप्रेशन जो क्रिएट हो गया उससे कंफ्यूजन हुआ। इंप्रेशन की नहीं बात है, इस देश ने देखा ना, सोनिया गांधी तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को देखा, पन्ना फाड़ते हुए देखा, कैबिनेट का डिसीजन बदलना पड़ा यह देखा, प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, जिस कैबिनेट में बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया उसी को उन्होंने उलट दिया। वही माकन साहब झटके में बदल गए, वही मनीष तिवारी 15 मिनट बाद कुछ और कहने लगे। सरकारें ऐसे चलती हैं, आप ये कह रहे हैं सरकारें ऐसे ही चलेंगी, यह भी कह रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, पार्टी और सरकार ये दोनों अलग अलग हैं। पार्टी का एक अपना रुख होता है, पार्टी का अपना एक नज़रिया होता है, और सरकार कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, यूपीए सरकार है, गठबंधन की सरकार है। और उसके अंदर यदि राहुल गांधी जी ने अपना मत व्यक्त किया है तो इसमें आपत्ति क्या है? गठबंधन में फारूक साहब ने कहा यह गलत हुआ, शरद पवार ने कहा यह गलत हुआ, जो कैबिनेट में आपके साथ हैं, गलत कहा राहुल गांधी ने जो किया। प्रसून जी, एक बात सुन लीजिए, कैबिनेट में हर निर्णय यूनानिमस होता है। एग्जैक्टली। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उस मत से, उस निर्णय से सहमत नहीं है तो उसको कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए। नहीं, सभी सहमत थे, राहुल गांधी से कोई सहमत नहीं था, हम ये कह रहे हैं। तो फिर उसको पलटा क्यों? सवाल यही है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार देश को चला रही है या राहुल गांधी चला रहे हैं? राहुल जी कह दें कि 9 नहीं 12 सिलेंडर दे दीजिए, फौरन हो जाता है। आम जनता तरसती रहे चुनाव के पहले, जो राहुल जी ने कह दिया बस ब्रह्म वाक्य है, यही तो सच्चाई है। ऐसा है, पार्टी से ही जिस आइडियोलॉजी के साथ और जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम लोगों ने एक जनता के बीच में गए थे, उसके आधार पर ही हम लोग अपना काम करते रहे। जहाँ तक सिलेंडर्स की बात है, इस मामले में चिदम्बरम जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टडी करवाया था। उस स्टडी के अंदर ये बात सामने आई कि एवरेज कंजम्पशन जो है, जो खपत है हर एक परिवार की, वो 6 सिलेंडर पर सीमित है। और 6 सिलेंडर के के ऊपर उन्होंने कैपिंग किया, और उसके बाद उन्होंने उसको उसके अगर कोई ज़्यादा लेना चाहता है तो उसको मार्केट प्राइस किया, डुअल प्राइसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी हुआ कि जो सब्सिडी का ट्रांसफ़र हो रहा था वो आधार कार्ड के उस पर हो रहा था, जिसमें कि जनता में काफ़ी नाराज़गी थी और काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सबके पास आधार कार्ड बने नहीं थे और सब्सिडी ट्रांसफ़र कराने के लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ता था। इस वजह से सारी बातों को चर्चा करने के बाद ही उसको निर्णय में बदलाव लाया गया। ये जो पॉलिसी डिसीजन है सरकार का, ये इसलिए अब बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मीडिया गलत कह रहा है, समाज के भीतर जो राय है गलत है, हम लोग फिर से आ रहे हैं। अब ये देश जानना चाहता है कि आने वाले वक्त में इसकी गारंटी दिग्विजय सिंह लेने की स्थिति में है कि जी नहीं, इस बार गांधी परिवार ही जिम्मेदारी लेगा, वही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आएगा, बाहर से बैठकर आकलन करके निर्णय बदलवाने की स्थिति में नहीं आएगा। प्रसून जी, हम तो हमेशा से चाहते थे इस बात को। गड़बड़ी कहाँ हुई? देखिए, ऐसा है कि सोनिया जी को सब लोगों ने चाहा कि वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चुना। और मनमोहन सिंह जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में काफ़ी अच्छा काम भी किया। और उस समय जबकि पूरे विश्व में मंदी चली हुई थी, आप इकोनॉमिक
आप पता लगा लीजिए इस देश की इकोनॉमी, उस ख़राब समय में भी हमने बेहतर काम किया है और आज इसीलिए हमारी इकोनॉमी पूरे विश्व में आज तीसरे नंबर पर है, लेकिन सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग। एक मकान मनमोहन सिंह जी के पास 2004 में था, उसकी जो कीमत थी वो बढ़ते बढ़ते 2014 में, 2014 तो नहीं कहेंगे, पिछली बार जब राज्यसभा में आए वही जब हम एनालिसिस करते 200% बढ़ गया। वही मकान है और उस मकान की कीमत बढ़ गई 10 वर्ष में। इन्फ्लेशन। सवाल खाली ये है कि यह जो कीमत बढ़ रही है, इस देश में 80% लोग और भी हैं जो किस अवस्था में जीते हैं आप बखूबी जानते हैं। आप तो उस प्रदेश को संभाला हुआ है आपने। हमारा सवाल है, ये मनमोहन सिंह की इकोनॉमी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमी, हार्वर्ड से निकले हुए, ये इस देश से मैच करती है क्या? आपको ये भरोसा है? एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेकर उसके बाद तक समय समय पर अपनी नीति में परिवर्तन समय के अनुसार किया। हम लोगों ने आर्थिक समाजवाद को साथ लिया, मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया और उसको आगे चलकर हम लोगों ने जब समय आया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ भी हम लोग गए और उसी के साथ साथ हमने फिर जिस प्रकार से पूरे विश्व में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की एक बात चली हुई थी उसको हमने स्वीकार किया, लेकिन ग्रेजुअली। आज यदि हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी बैंक नेशनलाइजेशन नहीं किया हुआ होता उन्होंने, तो वही हालत हमारी होती जो अमेरिका के और यूरोप के बैंकों की हुई। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने समय के साथ परिवर्तन किया। जहाँ तक मनमोहन सिंह जी की बात है, मनमोहन सिंह जी आपको याद होगा ऐसे समय पर वे वित्त मंत्री बने थे जबकि देश का सोना बिक रहा था, मतलब गिरवी रखा जा रहा था। धीरे धीरे उन्होंने इस बात को पटरी पे लाए। आज हमारा जो इकोनॉमी की हालत है बेहतर। जहाँ तक आपने कहा कि इन्फ्लेशन, कौन सा देश है जहाँ इन्फ्लेशन नहीं होता है? कौन सी हमारी सरकार रही है इस देश में जहाँ इन्फ्लेशन नहीं हुआ है? लेकिन साथ में ये बात मत भूल जाइए, हमारे देश में इन्फ्लेशन के 2-3 कारण बड़े रहे हैं। पहला कारण पेट्रोलियम प्राइसेस की, ग्लोबल पेट्रोलियम प्राइसेस के में वृद्धि। दूसरा, हम लोगों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन में गेहूं और धान में हम लोगों ने जो कीमतें बढ़ाई, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोगों ने सब्सिडाइज भी किया वहाँ के कंज्यूमर्स को। आज भी अगर आप देख लें, शक्कर की कीमत आज भी कंट्रोल में है। जो आपकी दाल, दलहन और आपके तिलहन की भी जो प्राइसेस, जो कीमतें हैं 2013-2014 की आप कंपेयर करेंगे तो बेहतर है। सुन लीजिए। शक्कर का बात बताइए। शक्कर के भाव बताइए। शक्कर की बात मत कीजिए, आप तमाम सब्जियों की बात कीजिए। पेरिशेबल वेजिटेबल और फ्रूट प्राइसेस में चूंकि कोल्ड चेन हमारे पास कम है, उसमें दिक्कत होती है। वही समय जब प्याज की कीमत नासिक में कुछ होती है, दिल्ली में कुछ होती है। ये भी एक अजूबा है कि दिल्ली के चुनाव के पहले यहाँ प्याज बिक रहा था 70 और 80 रुपये किलो, और जिस दिन चुनाव हो गया उस दिन घट के रह गया 10 और 12 रुपया किलो। ये कौन तो करता है? ये मैं इसीलिए कहता हूँ, पिंपली और वहां से आते हुए प्याज इतना महंगा। आप ब्लैक मार्केटियर्स के सामने शीला दीक्षित अगर समर्पण करेंगी। आप सुन लीजिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि राज्य सरकारों को भी इसमें कदम उठाना चाहिए। केंद्र सरकार ने ब्लैक मार्केटर्स और होर्डर्स के खिलाफ कानून बना के उनको दे दिया कि आप कार्रवाई करिए। मध्य प्रदेश के कई गोदाम में प्याज भरा हुआ था, उस पर कार्रवाई नहीं। दिग्विजय सिंह जी, हमें लगता है कि देखिए जो किसान देख रहा होगा ना, तो वो हमारी बातों से हंसेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं 4 चीज़ों की कीमत देखिए, पेस्टिसाइड, खाद, बीज और मजदूर। ये सारी चीजें 2004 निश्चित बढ़ी कितनी नहीं उसकी तुलना में समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। आप कैसी बात कर और एक मिनट हमें जहां तक जानकारी है, जब किसानों को लेकर बातचीत हो रही थी, राहुल गांधी ही कर रहे थे, और स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र उसमें जब ये आया, ये सारी बातें निकल कर आई कि आखिर क्यों किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम उसके लिए विकल्प देते हैं, हम रोजगार देते हैं। हम ये दूसरी बात आपसे खाली एक चीज़ जानना चाहते हैं, हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं, पॉलिटिक्स में आ जाए और चुनाव में आ जाए। एक चीज़ जानना चाहते हैं,
क्या इस देश की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़े हुए जो इस देश के 80% हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, आप संतुष्ट हैं? आप चाहते हैं कि यही पॉलिसी रन करे 2014 के बाद भी, नई सरकार भी यही रन करे? आपने बात कही किसान की। अगर गांव में अभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ किस तेज़ी से लोगों के पक्के मकान बन रहे हैं, किस तेज़ी से लोग बाग मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर और गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ज़रा जाकर देखिए। और ये इसलिए हुआ है कि हमने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन में गेहूं और धान में जो कीमतें बढ़ाई हैं, उससे लोगों को फ़र्क पड़ा है। हाँ, फर्टिलाइज़र की जो प्राइसेस बढ़ती हैं उसमें भी हमने यूरिया की प्राइस नहीं बढ़ाई है। यूरिया की प्राइस नहीं बढ़ी है, वो आज भी सब्सिडाइज्ड है। आज भी 70,000 करोड़ हम लोग फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दे रहे हैं। बड़ी है DAP की, जो डायमोनियम फॉस्फेट है, और जो मिक्स फर्टिलाइज़र है उसकी कीमतें बढ़ी हुई, डीरेगुलेट हुई हैं। पेस्टिसाइड का जहाँ तक सवाल है, पेस्टिसाइड के अभी प्राइस कंट्रोल नहीं है। लेकिन इतना मैं आपसे कहूँगा, नरेगा के माध्यम से हम लोगों ने मजदूरों को सशक्त बनाया है, और उसकी वजह से खाली यही जानना चाहते हैं, वजह से हालत ये है, ये सुनने वाले लोग आपसे यही जानना चाहते हैं, ये इकोनॉमिक पॉलिसी ही रन करेगी ना 2014 के बाद? अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी यही रहेगी, और इसको और ज्यादा लोगों को अधिकार देने का बनाएंगे प्रयास कैसे किया। आप? आपका 10 साल का वनवास आपने कहा था जी, 15 साल हो गए आप लौटे नहीं मध्य प्रदेश। क्या आप ये मानते हैं कि नहीं, कहाँ लौटे आप? क्या आप ये अच्छा, दूसरी बात, दिग्विजय जी राज्यसभा में, दिग्विजय जी, हाँ, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं जी। और क्या सत्ता को जहर मानने लगे हैं अब आप? पहली बात तो समझ लीजिए, मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, 5 साल तक वहाँ मंत्री रहा, 7 साल तक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो अब नए लोगों को आने का अवसर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मैंने अवसर दिया। मैंने अपने आप को मध्य प्रदेश की राजनीति से 2003 से अलग किया हुआ है, और मैं आज भी वहाँ से अलग हूँ। 10 साल कहा था, जितना हमें याद है। 10 साल कहा था, 15 साल हो गए। लेकिन मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप असल में बात यह कि जो फाइन प्रिंट है उसको भूल जाते हैं, आप भी भूल जाती हैं। ऐसा तो नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि मैंने ये कहा था 10 साल तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो नहीं लड़ा मैं चुनाव। दिग्विजय वही जी, तो, क्या सत्ता जहर लगने लगी है अब आपको? दिग्विजय जी, सत्ता तो जहर है, इस बात को समझ लीजिए। राहुल जी के लिए, आपके लिए, सबके लिए। अगर जीत गए तो ठीक है, अगर हारे तो किसकी हार रहेगी? राहुल गांधी की या मनमोहन सिंह की? क्या राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे अगर हारती है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि आज ही वो चेहरा है। आप लोग ये नहीं मानते हैं, सोनिया गांधी, जब चुनाव होता है तो एक जीतता है, एक हारता है। जरा बताइए 2004 में किसकी हार रही बीजेपी में? जरा 2009 में बताइए बीजेपी में किसकी हार रही? 2004 में वाजपेयी हारे, 2009 में अडवाणी हारे, अडवाणी पीएम के कैंडिडेट थे, वो हार गए। ठीक है, यहाँ कौन हारेगा? तो हार जीत तो होती है ना, हार जीत तो राजनीति में होती है। जब दो लोग सर, वहाँ हार तय होती है, यहाँ नहीं होती। जब 2 लोग चुनाव लड़ते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। वहाँ हार तय होती है, यहाँ हार तय नहीं होती। क्या तय हुई बीजेपी में? क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी को उसके बाद से राजनाथ सिंह को हटाया गया अध्यक्ष पद से 2009 की हार, और फिर बना दिया गया। अब वो बात में एक बार मैं आपको जरा आप ही की एक बात सुनाना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी के बारे में जब आपने टिप्पणी की और कहा कि जसू बहन के बारे में कि पत्नी को नहीं संभाल सकते, देश को, महिलाओं को क्या संभालेंगे? संभालने की बात नहीं कही मैंने। ठीक है, सुना दे आपको, आप ही की बात। ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी से मैं यही प्रार्थना करता हूं, अगर उनके मन में महिलाओं के प्रति थोड़ा बहुत भी सम्मान है तो हमें ये बताएं कि वो अपने जब चुनाव में फॉर्म भरते हैं तो पत्नी के नाम ब्लैंक क्यों छोड़ते हैं? जसोदा बहन बेचारी किराए के मकान में रहती है, क्यों नहीं स्वीकार करते? स्वीकार करें। अगर उनको नहीं रहना है साथ में तो कम से कम बंगला दे, गाड़ी दे। जब दुनिया भर के संपत्ति जोड़ ली है नरेंद्र मोदी जी ने, तो जसोदा बहन की भी देखभाल करें। जो खुद की पत्नी की देखभाल नहीं कर पा रहा है, जो खुद की पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहा है, वो महिलाओं के लिए क्या करेगा? ये जो आपने पर्सनल अटैक किया, इसकी क्या जरूरत थी? जब आप जैसा वो शख्स जो अपने सुअव तरीके के लिए जाना जाता था, राजा जी कहलाता था, वो अब बच्चा राम का, राघव जी का, और क्या जो आप जानती, मैं चाहती हूं कि आप जानती नहीं, राघव जी आप जानती नहीं है। मेरे इष्टदेव राघव जी हैं और राघवगढ़ में रहने वाला हूं। हमारे मंदिर में राघव जी का ही मंदिर है। किस काम की बात कर रहे थे अपने उस ट्विटर में आप? जो राम जी की काम का, राघव जी के काम का।
मतलब ठीक था, फिर हटाया क्यों ट्विटर? किसने हटाया? आपने नहीं हटाया? कभी नहीं हटाता। आज भी एक बात stand सुन कर- लीजिए, हाँ। मैं जो भी कहता हूं कभी वापस नहीं लेता, और जब भी लिखता हूं तो वापस कभी नहीं लेता। टंचमाल आज भी कायम हूं। आप लोगों ने गलत उसका उपयोग किया। मैंने कहा था मैं राजनीतिक जोहरी हूं। मीनाक्षी नटराजन गांव गांव में उसकी इज्जत बढ़ी है, और राजनीतिक जोहरी के नाम के रूप में मैं कह सकता हूं कि ये खरा है, अपने हर काम में खरी है, और 100 टंच माल है। और किसी पुरुष के लिए आपने टंच कहा हो? जी, किसी पुरुष के लिए आपने टंच शब्द अगर का इनके इस्तेमाल बारे किया में हो? कहता है मैं अच्छा जोहरी हूं, तो प्रसून वाजपेयी जी टंच माल है अपने मीडिया में। अच्छा, टंच माल। जी, वाह, माल। जी, वहां कहा माल। जाता, वहां कहा जाता है। माल। मुसीबत आपकी यह है कि आप लोग वहां का कोलोकियल उसमें मतलब नहीं समझती। मंदसौर और नीमच मालवा के अंदर 100 टन माल खरा कहा, जो भी खरा है। आप, मैं प्रसून वाजपेयी जो के साथ देश कहता भर में आपको सुन रहा है सर, वो तो नहीं समझ रहा ना। समझना चाहिए। क्या माल जब जैसी भाषा? आप लोगों में देखिए, आप लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस बात को उठाते हैं। मैंने जब कह रहा हूं राजनीतिक जोहरी हूं, राजनीतिक जोहरी जब है तो परख किस बात का करता है? सोने की करता है। आप कहते हैं अच्छी नेता है, अच्छी वक्ता है, कहा मैंने, लेकिन उसमें उसको माल, आपने- माल जैसे शब्द, एक महिला माल कैसे हो बड़ी सकती मुसीबत- है? भाई, सामान मैंने कैसे कहा हो कहा सकती मैं है? तो कहा कि प्रसून वाजपेयी जी के मैं कहूंगा 100 टन माल है ये मीडिया में। ये एक मिनट, ये 100 टंच माल लालू यादव भी है। जी, 100 टंच। देखिए, जहां तक लालू प्रसाद यादव जी का सवाल है, आप एक और बात आपने कही थी, उसका भी बात बता हाँ, दूं। मैं नरेंद्र मोदी जी का भी मुझे लगता है पर्सनल अटैक। बिल्कुल नहीं है पर्सनल। जब उनकी पत्नी को तकलीफ नहीं है। आप सुन लीजिए ना। हाँ। सुन, ऐसा है, हम लोग फॉर्म भरते हैं चुनाव में, स्पाउस का नाम लिखना पड़ता है, वो ब्लैंक पे छोड़ते हैं। हुज हु में, गुजरात का हुज हु में, नरेंद्र मोदी के हुज हु में स्पाउस का कॉलम ही हटा देते हैं। मेरी शिकायत केवल इतनी है, नरेंद्र मोदी जी, अगर आपकी वो पत्नी नहीं है तो मना कर दीजिए, है तो स्वीकार करिए। पत्नी को आपत्ति नहीं है, आप क्यों आपत्ति मैं है? तो इस बात कह रहा हूं कि अगर वो, उनको झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है नरेंद्र मोदी जी को? क्या वो देश के सामने ही बता नहीं सकते कि वो शादीशुदा है कि नहीं? उनको क्या दिक्कत है? स्वयंसेवक है। हैं? स्वयं सेवक है तो ठीक है, स्वीकार करें, कह देना कि मेरी पत्नी, प्रचारक हैं। अरे प्रचारक हैं, स्वयंसेवक हैं, तो कह देना कि मेरी पत्नी जसोदा बहन नहीं है, ये कह दें। और उसमें अपने फॉर्म भरे लिख दें कि मैं अविवाहित हूं। ये राजनीतिक जोहरीपन जरा हमें बताइए। आपने बड़ा बढ़िया शब्द यूज़ किया। हम लोग जोहरी मानते थे, खाली हीरो को चुनता है, लेकिन ये पॉलिटिकल, आप जो जोहरी हैं, इसमें आपको लगता है लालू प्रसाद यादव कोई नग है? लालू प्रसाद यादव बेहद पॉलिटिकल आदमी है, नग भी है। बेहद पॉलिटिकल नग है। और मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि उस व्यक्ति ने कहां से लेकर कहां शुरू किया और कहां पहुंचे। तो इस नग को पत्थर बनाने के लिए क्यों राहुल गांधी ने ऐसा काम कर दिया? कौन इस सा? जेल जाना चाहिए जो ऐसा, अपराधी। एक बात सुन लीजिए, इस ऐसा फाड़ने की क्या जरूरत है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से एक स्टैंड लिया हुआ है कि जो व्यक्ति कन्विक्टेड है, उस कन्विक्टेड व्यक्ति को हम लोग न तो टिकट देते हैं। नरेंद्र मोदी जी कन्विक्टेड मंत्री को मंत्री बनाए रखते हैं, हम लोग कभी नहीं रखते। यहाँ तक कि चार्जशीट लग जाती है तो हम उनको हटा देते हैं। लेकिन बात वही है, डबल स्टैंडर्ड की। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ईमानदार की पराकाष्ठा अपने आप को कहते हैं, लेकिन बाबूभाई बोकड़िया, जिनको की कन्विक्शन हो चुका है, उनको वो मंत्री बनाए हुए हैं। एक कलमाड़ी जी लड़ेंगे पूना से? जी? कलमाड़ी जी लड़ेंगे? ये तो हमारे सीईसी तय करेगा, लेकिन जहां तक आप उन्हें मानते हैं कि वो कटघरे में हैं? बिल्कुल चार्जशीटेड है। मेरा नजरिया कुछ दूसरा है, मेरी पार्टी की लीडरशिप का नजरिया कुछ दूसरा है। मैं जो हमेशा इस बात को कहता हूं, अ मैन इज इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, और कन्विक्शन के बाद ही हमको उनसे अलग होना चाहिए। लेकिन जहां तक चार्जशीट का सवाल है, चार्जशीट में आदमी इनोसेंट है या गिल्टी है, ये तो फैसला अदालत करेगी। लेकिन मेरी लीडरशिप इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। सोनिया जी और राहुल जी दोनों, किसी भी चार्जशीटेड व्यक्ति को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह का कौन सा स्वरूप है? 28 अक्टूबर 2013 कहते हैं कि सुषमा स्वराज बेहतर प्रधानमंत्री की कैंडिडेट हो सकती हैं। उन्होंने वापस चुटकी ली आप पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो राहुल गांधी से अच्छे दिग्विजय सिंह लगते हैं। तो फिर आपने फिर फौरन ट्वीट किया, और थैंक यू सुषमा जी, ऐसे दिन आपने मुझे ये बात कही है जिस दिन मैंने मोदी को मेगैलोमैनियक, साइकोपैथ, लायर, यानी अब उसको हिंदी में पता नहीं, इतने भारी भरकम शब्द मैं कहां से लाऊं जो आपकी भाषा में है, झूठा कहा था। ये दिग्विजय सिंह का कौन सा चेहरा है? ऐसा है, सुषमा जी कोई आरएसएस से निकली हुई
शख्सियत नहीं है। हाँ, भाजपा में है और स्वाभाविक है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होना स्वाभाविक है। तो इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया था कि सुषमा जी, ये क्या कारण है कि आप ये मोदी जी को बनाना चाहती हैं? नेचुरल लीडर आप स्वयं हैं, आप क्यों नहीं बनती प्रधानमंत्री का दावेदार? ये तो मैंने कहा है। एक आखिरी बात, इस राजनीतिक जोहरी को कौन रोकता है बार बार कांग्रेस के भीतर कद बड़ा करने से? मुझे जो कुछ मिला इस पार्टी ने दिया है। आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, आज मुझे पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर भी बना दिया है और हर इम्पोर्टेंट कमेटी में मैं मेंबर हूँ। इससे बड़ा ओहदा क्या चाहता हूँ मैं? तृप्त है। मैं एक बात जानता हूँ कि मुकद्दर से ज़्यादा और मुकद्दर से पहले कुछ नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिग्विजय सिंह साहब हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।